कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फुटबॉल मैच देखते हैं जिसमें निक नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है लेकिन निक का ध्यान गेम से ज्यादा भीड़ पर है। वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपनी सीट से उठकर जा रही है। उसी समय उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आता है। वो जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाता है और कहता है, देखते हैं कितने लोग उस लड़की को देखते हैं। पास बैठे आदमियों में से एक लिवॉन कहता है कि वो भी शर्त में शामिल होना चाहता है और निक मान जाता है। सब मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनती शुरू करते हैं। जब लड़की स्टैंड से जाती है तो आखिरी गिनती से पता चलता है कि 7 लोगों ने उसे देखा था। इस शर्त में जेस ने सबसे करीबी नंबर का अंदाजा लगाया था, इसलिए वो जीत गई। लिवॉन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे दे देता है और फिर अगला राउंड शुरू करने का सुझाव देता है। इस बार शर्त इस बात पर है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस ये कहते हुए बाहर हो जाती है कि उसे गेम के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन निक बीच में आता है और $1000 की शर्त लगाता है। जैसे ही सीटी बजती है, रेफरी फाउल का इशारा करता है और पता चलता है कि ये वही टीम है जिस पर निक ने शर्त लगाई थी। वो जीत जाता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। हारने के बाद भी लियोन और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, चलो इस बार $5000 की शर्त लगाते हैं। अब सवाल ये है कि खिलाड़ी बॉल पास करेगा या लेकर भागेगा। निक $5000 की शर्त लगाने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिर में मान जाता है। लिवॉन अंदाजा लगाता है कि खिलाड़ी भागेगा और निक कहता है कि वो पास करेगा। जैसे ही सीटी बजती है, खिलाड़ी असल में बॉल लेकर भाग जाता है, जिसका मतलब है कि निक $5000 हार गया है। अब निक तय करता है, कोई बात नहीं, हम $5000 हार गए, चलो यहीं रुकते हैं, और जेस को कॉफी पीने के लिए बुलाता है। वो जाना चाहता है लेकिन लिवॉन जिद करता है। वो कहता है, तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, $5000 के लिए परेशान क्यों हो, चलो एक और बेट लगाते हैं, इस बार $10,000 की। आखिरकार निक मान जाता है। अब शर्त यह है कि खिलाड़ी अगला पास सही करेगा या नहीं। निक हाँ का अंदाजा लगाता है, लेकिन दूसरी टीम पास को रोक लेती है। निक अब $15,000 हार चुका है। पैसे निकालते समय निक थोड़ा परेशान हो जाता है। वो एक पल सोचता है और कहता है, चलो इस बार $50,000 की बेट लगाते हैं। ये सुनकर जेस चौंक जाता है, लेकिन निक गुस्से में दिखता है। इस समय किस्मत उसके साथ नहीं है। वो अगली शर्त फिर हार जाता है और उसे और $50,000 देने पड़ते हैं। अब जेस उसे तुरंत रुकने के लिए कहती है, लेकिन निक का गुस्सा और ईगो उस पर हावी हो जाता है। बिना सोचे समझे वो अगली शर्त $100,000 की लगा देता है। लिवॉन हंसता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं? निक चुपचाप कैश का एक पूरा बंडल टेबल पर फेंक देता है। ये देखकर लिवॉन भी एक्साइटेड हो जाता है। इस बार निक ने शर्त लगाई कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास सफल हो जाता है। अब निक को $100,000 का नुकसान हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस झंझट से कैसे निकले। जेस भी उसके बर्ताव से हैरान है, लेकिन अब गेम बहुत सीरियस स्टेज पर पहुंच गया है। निक कहता है, मेरे पास 1 मिलियन बचे हैं, चलो सब दाव पर लगा देते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। आखिरी फैसला ताश खेलकर होगा। क्योंकि लिवॉन लगातार जीत रहा है, इसलिए अब वो एक्साइटमेंट से पागल हो रहा है। वो निक्की को एटीएम मशीन की तरह देखने लगता है। लिवॉन अपना कार्ड निकालता है, ये 5 है। अब निक को बस 5 से बड़ा कार्ड निकालना है। उसके जीतने के चांस बहुत ज्यादा है। निक एक कार्ड उठाता है और बड़े कॉन्फिडेंस से उसे पलटता है, लेकिन ये 3 निकलता है। ये देखकर जेस तुरंत अपनी कुर्सी से गिर पड़ी। जब निक ने गेम शुरू किया था तो उसका इरादा सिर्फ $10 लगाने का था, लेकिन अब वो $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने चुपचाप जेस का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगा। वो बहुत परेशान था, लेकिन लिवॉन उसे और भी ज्यादा चिढ़ाने लगा। उसने कहा, जब तुम बाप से पंगा लेते हो तो ऐसा ही होता है। निक रुका जाता है और एक और शर्त लगाता है, इस बार $2 मिलियन की। अब आइडिया थोड़ा अलग था। निक ने चुनौती दी कि लिवॉन टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके कोई भी रैंडम प्लेयर चुन सकता है, और अगर निक ने प्लेयर का जर्सी नंबर सही अंदाजा लगा लिया तो जीत उसकी होगी। लिवॉन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, ये माइंड रीडिंग जैसा है। ऐसा लगा जैसे निक खुद को फेलियर के लिए तैयार कर रहा है। लिवॉन को यह भी शक होने लगा कि निक शायद चीटिंग कर रहा है। उसका शक दूर करने के लिए निक ने कहा, ठीक है, मैं गेस नहीं करूंगा, इस बार जेस करेगी। जेस ने गुस्से से निक को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कहा, इतने सारे लोगों के बीच क्या चांस है कि मैं सही जैजी नंबर गेस कर पाऊंगी।
ये कहकर उसने जाने की कोशिश की, लेकिन लीवॉन के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया और उनके बीच छोटी सी लड़ाई हो गई। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। फिर निक ने उससे कहा कि वो बस ग्राउंड में चारों ओर देखे और जो भी नंबर उसे अपना लगे उसे बोल दे। लीवॉन ने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी चुना। फिर जेस ने दूरबीन ली और पूरे मैदान को स्कैन किया। उसे हर जगह जर्सी नंबर दिख रहे थे। वो कैसे गेस कर सकती थी? फिर उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निक की बातें याद आ गईं कि उसे वो नंबर चुनना चाहिए जो उसे अपना लगे। उनके दोस्त फरहाद ने जर्सी नंबर 55 पहना हुआ था। जेस समझ गई कि ये सब निक के प्लान का हिस्सा था। उसने नंबर 55 कहा और यही सही जवाब था। लीवॉन हैरान रह गया। जेस भी सोचने लगी कि निक को कैसे पता था कि लीवॉन वही नंबर चुनेगा, लेकिन उस पल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे पहले ही शर्त जीत चुके थे। दोनों ने $1 मिलियन का प्रॉफिट कमाया और सारा खोया हुआ पैसा वापस पा लिया। वे कैश से भरे 2 बड़े बैग लेकर स्टेडियम से निकले। कार में निक ने जेस को बताया कि सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। वे लंबे समय से लीवॉन को ट्रैक कर रहे थे। लीवॉन अपनी जुआ खेलने की बुरी आदतों के लिए हाई सोसाइटी में जाना जाता था। वो अपने सामने रखी किसी भी शर्त पर कूद पड़ता था। निक की टीम ने पूरा सेटअप प्लान किया था। जैसे ही लीवॉन अपने होटल के कमरे से बाहर निकला, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 बैठ गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन पर नंबर 55 लिखा था। स्टेडियम जाने वाली सड़क के किनारे साइन बोर्ड पर भी यही नंबर लिखा था। उन्होंने सिर्फ उसे नंबर नहीं दिखाया, बल्कि उसे सुनाया भी। मैच देखने आते समय लीवॉन की कार में एक गाना बज रहा था जिसमें नंबर 55 बार बार आ रहा था। गाने में वो नंबर 124 बार बोला गया था, जिससे लीवॉन का ध्यान बार बार उसकी ओर खिंचता रहा। उसे फरहाद की एक फोटो भी दिखाई गई थी, जिससे विजुअल मेमोरी बनाने में मदद मिली। तो जब लीवॉन ने दूरबीन से देखा तो उसका दिमाग नेचुरली नंबर 55 की तरफ गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 55 कहा। जेस को पहले से कुछ नहीं बताया गया था, इसलिए पूरे गेम के दौरान उसके एक्सप्रेशन नेचुरल थे। इस तरह किसी को उस पर शक नहीं हुआ। सब कुछ सुनने के बाद जेस निक से पूरी तरह इम्प्रेस हो गई। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पहले ले जाती है। कुछ ही दिन पहले निक एक कमरे में बिस्तर पर लेटा था और जेस उसके बगल में थी और एक आदमी उसके सर पर बंदूक ताने हुए था। जेस उसके बगल में बैठी थी, कोई ऐसा जिससे वो हाल ही में मिला था। ये साफ था कि किसी ने निक को फंसा लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने शांति से कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर तुम गोली चलाना चाहते हो तो चला लो। बंदूक वाले आदमी ने निक का रिएक्शन देखा और तुरंत समझ गया कि ये आदमी उनसे भी ज्यादा चालाक है, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। निक एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट था जो छोटी मोटी चोरियां बड़ी कुशलता से करता था। जेस उसे धोखा देकर निक को उस कमरे में लाई थी, लेकिन निक ने उसमें एक नेचुरल टैलेंट देखा। उस समय जेस को कुछ समझ नहीं आया। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तो निक ने जेस से कहा कि तुम्हारे पास एक टैलेंट है, अगर तुम लोगों को धोखा देने की इस काबिलियत को निखार लो तो तुम बहुत आराम से जिंदगी जी सकती हो। निक ने कहा, ये हमारा फैमिली बिजनेस है, मेरे पापा, उनके पापा, वे सब ठग थे, हम खून से ही धोखेबाज हैं, हर चाल हमारे लिए एक खेल है। बिना टाइम बर्बाद किए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। निक मान गया और बाहर निकलते समय उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और उसे पता भी नहीं चला। जब तक उसे पता चला उसकी घड़ी भी गायब हो गई थी। जब उसने घड़ी अपने हैंडबैग में रखी तब तक निक उसका वॉलेट भी ले चुका था। इन सब चालों के बाद निक ने कहा, हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल, इस काम के लिए तुम्हें बस इतना ही चाहिए। फिर निक ने उसे अलविदा कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद जेस को निक न्यू ऑर्लियंस में मिला, जहां उसने एक नई टीम बनाना शुरू किया था। उनकी मीटिंग असल में एक टेस्ट थी। वो देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने के काबिल है या नहीं। जब जेस मान गई तो निक ने उसे अपनी टीम के एक मेंबर के साथ एक मेले में भेज दिया। ये जेस का पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट था। वो हाथ में मैप पकड़कर लोगों से रास्ता पूछने लगी। जब वो लोगों का ध्यान भटका रही थी तो उसके पार्टनर ने चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर टीम का एक और मेंबर जानबूझकर एक आदमी से टकराया और जेस ने उसका वॉलेट ले लिया। जेस को अब अपने चोरी करने के स्टाइल में ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा। चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके उसने एक और औरत के बैग से उसका वॉलेट निकाल लिया। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया कि किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। निक एक बिल्डिंग की छत से सब कुछ देख रहा था। उसने टीम से कहा कि जेस को अकेला छोड़ दें। अब अकेले उड़ने की उसकी बारी थी। जेस ने एक के बाद एक महंगी चीजें चुराना शुरू कर दिया और हर चोरी के साथ निक के मन में उसके लिए इज्जत बढ़ती चली गई। अब निक ने उसे एक और बड़ा काम दिया। इस बार एक हाईटेक स्कैम था। स्पेशल लेंस की मदद से वे दूसरे प्लेयर्स के कार्ड देख सकते थे और उन्हें आसानी से हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने का भी एक सिस्टम था।
चोरी हुआ कार्ड चुपके से एक टीममेट को भेजा जाता था, जहां एक डिवाइस उसका डेटा कॉपी कर लेती थी और फिर कार्ड मालिक की जेब में वापस आ जाता था। जब तक किसी को पता चलता, उनका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता था। एक और स्कैम भी था, जो एक नकली एटीएम मशीन थी। जब भी कोई पैसे निकालता, एटीएम चुपके से उनका पिन स्टोर कर लेता था, फिर बाद में मशीन हटाकर सारा डेटा चुरा लेते थे। चोरी हुए सभी क्रेडिट कार्ड अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए जाते थे। उनका इस्तेमाल करके महंगी लग्जरी चीजें खरीदी जाती थी और आखिर में उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। एक दिन जेस ने एक सुंदर नेकलेस देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निक ने तुरंत उसे उतारने के लिए कहा। उसने सख्ती से समझाया कि सभी चीजें बेचनी होंगी, कुछ भी पर्सनली नहीं रखना है। जेस पहली बार इतना बड़ा फ्रॉड देख रही थी। चोरी के सामान के पहाड़ के बीच खड़े होने का एहसास अजीब था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम एक्टिंग करना था। फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, प्लीज कोई हमारी मदद करो प्लीज। ये एक ध्यान भटकाने वाली चीज थी, जिसका इस्तेमाल टीम के बाकी लोग अपने आसपास के अमीर लोगों से चुराने के लिए करते थे। काम पूरा होने के बाद पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छिपकर भाग गई। पूरा प्लान इतने अच्छे से किया गया था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। उस रात सबने मिलकर जश्न मनाया। निक ने सबकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमाए थे। अगले दिन टीम के सभी सदस्य अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स नष्ट कर दिए गए और निक ने सबको भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिनों में उनके पैसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निक का अभी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निक जेस को स्टेडियम के VIP लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया कि वे कुछ ही मिनटों में $1 मिलियन कैसे कमा सकते हैं। तब तक जेस को निक से प्यार होने लगा था। उसे लगता था कि वो निक की गर्लफ्रेंड है और इसीलिए वो उसे ये सब दिखा रहा है। लेकिन निक ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निक ने उसे $80,000 कैश दिए और आखिर में अलविदा कह दिया। जेस की आंखों में आंसू लिए उसे देखा। उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसे निक से प्यार हो गया था। साथ ही उसे ये भी लगा कि $80,000 बहुत कम है, क्योंकि निक ने अभी अभी $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निकी की दुनिया में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। जेस ने अब उसका असली रंग देख लिया था। सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता है। एक रेस कार सेविस स्टेशन पर रुकती है और हम निक को फिर से देखते हैं। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। लंच के दौरान वो जॉर्ज से मिला, जो एक रेस कार टीम का मालिक था। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने EXR नाम का एक नया एल्गोरिदम बनाया था, लेकिन वो अपने जीतने के चांस बढ़ाने के लिए इसे बेहतर बनाना चाहता था। इसलिए उसने निक को हायर कर लिया। प्लान आसान था। निक उनकी चीफ इंजीनियर होने का नाटक करेगा। फिर वे जॉर्ज और निक के बीच एक नकली लड़ाई दिखाते ताकि दूसरी टीमें उनके जाल में फंस जाएं। उसके बाद निक दूसरी टीम को EXR का नकली वर्जन बेचता, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम का इस्तेमाल करके आसानी से जीत जाती। डील के हिस्से के तौर पर निकी को इस काम के लिए €1 मिलियन मिलने थे और नकली सिस्टम बेचकर जो पैसे उसने कमाए वे भी उसके थे। निक को यह काम एक मजाक लगा। वो नींद में भी ऐसा स्कैम कर सकता था, लेकिन जॉर्ज के बटलर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सीधे निक को धमकी दी और कहा, अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें सीधे सीने में गोली मार दूंगा। निकी ने टक्सीडो पहना और उस शाम एक पार्टी में जाने के लिए निकल गया। निकी और जॉर्ज का प्लान भीड़ के सामने एक नकली लड़ाई करने का था, लेकिन उनका प्लान पूरी तरह से तब फेल हो गया जब जेस लाल ड्रेस में सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई दी। वो सीधे जॉर्ज को गले लगाने गई। ये देखकर निक की आंखें गुस्से से भर गई। उसका दिमाग खाली हो गया। उसने जेस को 3 साल से नहीं देखा था और अब वो किसी और के साथ थी, और वो भी उसी आदमी के साथ जिसने निक को हायर किया था। जेस शांति से निक के पास गई और उससे कहा कि वो अब धोखेबाज नहीं है और 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था अब उसका कोई मतलब नहीं है। उसने ये भी कहा कि जॉर्ज को उनके पिछले रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था और इसे ऐसे ही रखना सबसे अच्छा होगा। ये सुनकर निक को गुस्सा आ गया। उसने वोडका का एक गिलास उठाया और एक ही बार में पी गया। पहले उसे गुस्से में होने का नाटक करने का प्लान था, लेकिन अब वो सच में गुस्से में था। सबके सामने जॉर्ज के साथ लड़ाई अब ड्रामा नहीं थी, ये असली थी। उनकी लड़ाई ने विरोधी रेसिंग टीम का ध्यान खींचा जैसा प्लान था। जल्द ही सिक्योरिटी वाले आए और निक को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उसके हाथ में विरोधी टीम का बिजनेस कार्ड था। अगली सुबह निक मैक्लारेन टीम के मालिक से मिला। उसने सीधे कहा, मैं तुम्हें EXR सिस्टम बेचना चाहता हूँ। इसकी कीमत €3 मिलियन होगी। टीम के मालिक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मोलभाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम का टेस्ट किया और जब उसने रिजल्ट देखे तो उसका चेहरा खिल उठा। निक ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटे में डिलीवर हो जाएगा। इस बीच जेस की मुलाकात सड़क पर फरहाद से हुई। फरहाद को निक ने भेजा था।
उसने जेस से कहा कि निक का 3 साल पहले जाना जरूरी था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फरहाद ने यह भी कहा कि निक अभी भी उससे प्यार करता है। फिर उसने जेस को एक बॉक्स दिया जिसमें वही नेकलेस था जो जेस को कभी पसंद था। चाहे वो असली हो या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये देखकर जेस का दिल पिघल गया। उसने फरहाद से कहा कि वो निक पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसके मन में अब भी उसके लिए फीलिंग्स थी। खैर, डील वाले दिन निक आया और उसने सॉफ्टवेयर मैक्लारेन टीम के मालिक को दे दिया। बदले में एक ताकतवर आदमी ने उसे 3 मिलियन यूरो वाला एक केस दिया। लेकिन निक का नेचर ऐसा था कि वो बिना रिस्क लिए कभी काम नहीं करता था। उसने चुपके से हर रेसिंग टीम को उसी सॉफ्टवेयर की एक कॉपी भेजती थी। हर हाथ मिलाने पर उसे और यूरो मिलते थे। जो भी उससे हाथ मिलाता था उसे लाखों मिलते थे। रेस शुरू होने तक किसी को अंदाजा नहीं था कि हर टीम को बिल्कुल एक जैसा EXR सिस्टम बेचा गया था। उस रात भागने के बजाय निक ने जेस को मैसेज किया कि अगर वो समय पर आ जाए तो वे दोनों साथ भाग सकते हैं। निक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही उसने हार मानकर जाने के लिए मुड़ा, जेस आ गई। लेकिन भागने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय वही ताकतवर आदमी जिसने मैक्लारेन टीम की तरफ से 3 मिलियन यूरो दिए थे, निक के सामने आ गया। असल में वो जॉर्ज का आदमी था। उसे सच पता चल गया था कि निक ने नकली के बजाय असली सॉफ्टवेयर बेचा था। उसे 1 मिलियन यूरो की कोई परवाह नहीं थी। अब उसने अपना पूरा रेसिंग गियर पहना और जानबूझकर निक की कार में टक्कर मार दी। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद निक और जेस दोनों को पकड़ लिया गया। उन्हें बांध दिया गया और सारा चोरी का कैश जॉर्ज के सामने रख दिया गया। जॉर्ज गुस्से में था। उसने उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 40 मिलियन यूरो खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि वो अभी भी ये पता नहीं लगा पा रहा था कि निक ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया था। जब निक ने कुछ नहीं कहा तो जॉर्ज ने जेस की नाक दबा दी, जिससे उसकी सांस बंद हो गई। ये देखकर निक टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। कैसे उसने जेस का पुराना प्यार जगाकर उसे फिर से अपना दीवाना बना लिया था। उसने कहा कि उसने उसे वही नेकलेस दिया जो उसे कभी पसंद था, लेकिन इस बार इसमें एक खास चिप थी। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर खोला, उस चिप ने उसका पासवर्ड चुरा लिया और डेटा कॉपी कर लिया। ये सुनकर जेस का दिल फिर से टूट गया। उसके चेहरे पर आंसू आ गए, लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन उन्होंने एक भी बात पर यकीन नहीं किया। फिर जॉर्ज ने कहा कि जेस कभी मेरी सच्ची गर्लफ्रेंड नहीं थी। मुझे पता है कि वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी। जेस ने माना कि वो सिर्फ जॉर्ज के महंगे घड़ियों का कलेक्शन चुराने के लिए प्यार का नाटक कर रही थी। निक हैरान रह गया। तो जेस ने सिर्फ निक को जलाने के लिए जॉर्ज से प्यार का नाटक किया था। अब वे दोनों पकड़े गए थे। जॉर्ज बटलर की तरफ मुड़ा और पूछा कि निक ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जैसे ही निक ने अपना मुंह खोला, बटलर ने अचानक गोली चला दी। गोली सीधे निकी के सीने में लगी। जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया और बटलर से कहा, मैं फिर से पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मर्डर के लिए पकड़ा गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जॉर्ज ने जल्दी से बटलर को निकाल दिया और वेयरहाउस से भाग गया। जेस बेकाबू होकर रो रही थी, लेकिन बटलर ने शांति से कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं असल में निकी का ही आदमी हूँ। सच तो ये है कि बटलर निकी के पिता थे। उसने गोली ध्यान से दिल के पास मारी थी, आर पार नहीं। उसने घाव को टेप से सील कर दिया, एक्स्ट्रा खून निकालने के लिए सुई का इस्तेमाल किया और निकी की छाती में हवा का प्रेशर बैलेंस किया। अचानक निकी ने आंखें खोली। वो जिंदा था। ये एक पागलपन वाला प्लान था, लेकिन काम कर गया। उनके पीछे पैसों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। वे तीनों गोदाम से निकल गए। असल में निक एक अनाथ था और उसे इसी आदमी ने पाला था। उसी ने निक को सारे धंधे के गुर सिखाए थे। उनका नियम आसान था, कभी इमोशनल मत होना। लेकिन अब निक को सच में जेस से प्यार हो गया था। बटलर ने दोनों को सड़क किनारे छोड़ दिया और सारा पैसा अपने साथ ले गया। निक के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन हॉस्पिटल जाते समय जेस के हाथ में कुछ चमकता हुआ दिखा। वो जॉर्ज की 2 लाख यूरो वाली घड़ी थी। निक ने उसे देखा और मुस्कुराया। इस तरह की तरकीबों और हाथ की सफाई से वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके आपने मुझे बेहतर वीडियो बनाने में मदद की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।